हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। तो ये भारतीय संविधान की सीरीज है जिसमें ये लेक्चर 2 होने वाला है और हम आज के वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। और इसमें टोटल 2450 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है या वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 किस में है? तो वो डीपीएसपी यानी नीति निश्चय तत्व में उपस्थित है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो इसे टोटल जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। अगर कॉस्ट की बात करें यानी कितना खर्चा आया था, तो ये खर्चा टोटल 64 लाख रुपए का आया था। इसके अलावा संविधान सभा जिसने संविधान बनाया था उसमें कुल 389 सदस्य यानी मेंबर्स उपस्थित थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वे थे सीडी देशमुख। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय गवर्नर पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए कि 1935 में जब आरबीआई बनी तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और अभी जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। आपको पता ही होगा कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णित है, मगर 12 और 13 जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में नियम की परिभाषा दी हुई है और अनुच्छेद 14 से चालू होता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत दिया हुआ है, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वोट देने के लिए उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी? तो यह 1989 में किया गया था और यह 61वां संविधान संशोधन कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी संविधान संशोधन से चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्त की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 भी की गई थी। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरीके के लेखों का आकेंक्षक कौन करता है? तो ये करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान रखिएगा CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका जो अनुच्छेद इनसे संबंधित है वह अनुच्छेद 148 और GC मुर्मू जो है वो अभी प्रेजेंट के CAG हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वह नरेंद्र मोदी थे। कारण क्योंकि नीति आयोग का गठन ही 2015 में हुआ था। नीति आयोग को किस चीज को समाप्त करके बनाया गया था? तो वह थी पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना का मॉडल हमने कहाँ से लिया है? तो हमने यह मॉडल रशिया से लिया है। प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो यह 1951 और 1952 में हुआ था। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय का पद स्थापित कब हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हुआ था 1858 में। कारण क्या है? क्योंकि 1857 की विरोध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः खत्म करके रानी का शासन लाया गया था, जिसके कारण 2 मुख्य बदलाव किए गए थे। पहला तो यही था कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाता था और अन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था SSI यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का स्थापना करना, जिसे भारत सचिव भी कहा जाता था। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा, जो नाम राज्यसभा को दिया गया है वह 1951-52 में दिया गया था और इसके पहले इसे क्या बुलाया जाता था? तो इसे राज्य परिषद कहा जाता था। उसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पू लैल डिंगा। संसद के सरकारी बिल यानी गवर्नमेंट बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल हमेशा मंत्री प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई गैर मंत्री अगर कोई बिल प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल या निजी सांसद बिल कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 1909 के अधिनियम में पहली बार यह प्रस्ताव दिया गया था कि भारतीय भी वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हो सकते हैं और उसी प्रकार पहले जो सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाना। यानी ये बस याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति उच्च स्तर पर भारत के प्रशासन में बैठेगा वह चुना होना अनिवार्य होगा। उस स्थिति को हम कहते हैं गणराज्य। उस देश को हम कहेंगे कि वह देश गणराज्य है। गणराज्य का ऑपोजिट यानी रिपब्लिक का ऑपोजिट क्या होता है? तो वह होता है मोनार्क, यानी जहां राजशाही चलती है, जहां पे राजा प्रशासन करता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो यह राज्यसभा को कहा जाता है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो यह हमारी 7वीं अनुसूची में उपस्थित है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1993 में हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो वह है अरुण कुमार मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 13 से संबंधित है। जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन होता है, उसका मतलब होता है कि किसी भी नियम या किसी भी आदेश को जब न्यायपालिका चेक करने के लिए अपने पास लेके उसके ऊपर डिसीजन देती है, उसे पुनरावलोकन कहते हैं या न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 108 है। यह भी ध्यान रखिएगा कि कितने बार आज तक कितने बार ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक कराई गई है? तो वह कुल 3 बार कराई गई। पहली बार 1961, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 2002 में। 1961 में डाउरी अधिनियम के कारण यानी दहेज अधिनियम के कारण बुलाई गई थी। दूसरा बार जब 1978 में बुलाई गई थी तो वह बैंकिंग अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। और तीसरा जो था वो पोटा था, टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट था, उसके लिए बुलाई गई थी। ये ध्यान रखिएगा कि इस संयुक्त बैठक को बुलाते राष्ट्रपति हैं, मगर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। अब एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा विषय कौन सी सूची में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। उदाहरण के लिए कि जो शादी है वो कौन सी अनुसूची में आता है? तो वह हमारी समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा पॉज करके। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 से किया गया था। अगर इसमें थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए और क्वेश्चन पूछ लेता कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो वह 2 अनुच्छेद हैं, 39B और 39C। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, मगर ये याद रखिएगा कि ये दोनों अनुच्छेद जो है ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार के ऊपर है, मगर है कहाँ? तो यह नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में दिए गए हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। और अभी के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वह है ओम बिरला। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा, आपको वैसे पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। तो अभी राष्ट्रपति या राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? एक बार कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है हेबियस कॉर्पस यानी जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अगर बात करें रिट की, तो जो रिट दी हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट रेट लगा सकती है वो दिया गया है अनुच्छेद 32 में। जिसमें हाई कोर्ट रेट लगा सकती है वो दिया गया है अनुच्छेद 226 में। कौन कौन सी रिट होती हैं? तो आपको ध्यान रखना कि 5 प्रकार की रिट होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी रिट ऑफ सर्शियरी, अधिकार प्रच्छा यानी क्यो वारंटो। अगला है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये थी हमारी मीरा कुमारी। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। वैसे राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। जो मंत्री ही होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 तरीके के मंत्री ही होते हैं और कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री नहीं होते, दोनों में फर्क है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 343 में दिया हुआ है हमारी हिंदी भाषा को। पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य यानी फर्स्ट स्टेट कौन सा था? तो वह था राजस्थान। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन। कई जगह आप पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1956 में जो राजस्थान के नागौर में सबसे पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी, मगर जब पंचायती राज अधिनियम 1992 बनकर या 93 में कहेंगे बनकर तैयार होता है, उसके बाद उस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इसलिए आपको कुछ जगह मध्य प्रदेश मिलेगा और कुछ जगह राजस्थान मिलेगा। तो अगर 1956 में कौन से राज्य ने स्थापित किया तो वह राजस्थान होगा। मगर अगर पूछा जाए कि पंचायती राज अधिनियम को किसने सबसे पहली बार लागू किया, तो वह मध्य प्रदेश ने किया था। 8वीं अनुसूची में संविधान के कितने भाषा दिए हुए हैं? तो वो 22 भाषाएं दी हुई है। इस चीज़ को एक बार और देखेंगे। देखिए, कितनी भाषा है वो तो आपको पता है, मगर कुछ इसमें से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे
कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई, तो ध्यान से देखेंगे 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन से 1992 में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 92वां संविधान संशोधन 2004 का, जिसमें 3 भाषाएं मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो जोड़ी गई थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ लेता है कि डोंगरी जो है कहाँ की भाषा है, तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भाषा है। इस प्रकार के सवाल यहाँ से निकल के आते हैं, तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार और ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से संबंधित सही कथन क्या है? तो सही कथन, ठीक है, आंसर क्या होगा? 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो ये 74वां संविधान संशोधन आपका 1978 से किया गया है। तो पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ था? तो 2 जगह दिया हुआ था ना, ध्यान दीजिएगा, 19(1) में दिया हुआ था और दूसरा दिया हुआ था अनुच्छेद 31 में, और अब वो कहाँ पहुंच गया है? तो 300(a) में पहुंच गया है। अब वो कैसा अधिकार है? तो याद रखिएगा, अब वो सांविधिक अधिकार या सिर्फ संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते। उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो गवर्नर करता है। गवर्नर की नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, बात करें राष्ट्रपति की, तो क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित प्रश्न अगर अभी हाल फिलहाल आपका कोई पेपर है तो वो अवश्य पूछा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदारी लेता है? इस प्रकार के कई सारे सवाल आ सकते हैं। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने भाग थे? तो मूल रूप में जब 1950 में लागू हुआ संविधान तो 22 भाग, और अभी कितने हैं? तो वह है 25 भाग। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? नेफा था। तो यह अरुणाचल प्रदेश का था। राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो वह कार्यपालिका में निहित होती है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और संसद के तीसरे अंग होते हैं। संसद के तीसरा अंग कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति ही होते हैं। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 21 वर्ष। अच्छा, आयु वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन आयु वाले काफ़ी आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको ज़रूर रिवाइज करिएगा पेपर के पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 से चलाया जाता है। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलता है वो कौन से सदन में चालू किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, वो किसी भी सदन में चालू किया जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है, अल्पसंख्यक संप्रदाय। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत मिला था। कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण के मतदान हुआ था? यानी पहली बार तो इलेक्शन 1951 में हुआ था, दूसरी बार इलेक्शन 1956 में हुआ था। तो तब राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। अक्टूबर 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जब संविधान बना था तब 395 थे। अक्टूबर 2020 की बात करें तो 465 थे, और अगर अभी की बात करें, आज करंट मतलब 2022 की बात करें, तो कुल 470 हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो वह सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश ही बना करते हैं। इसके साथ इस चार्ट को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है कि कौन कौन से राज्य कब बने थे, इनकी पूरी सूची दी हुई है। ठीक है, इस सूची को वीडियो पॉज करके एकदम आराम से एक बार जरूर देखिएगा। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? तो यह पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी स्वायत्त है। न्यायपालिका जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, ना तो उसमें कार्यपालिका और ना ही आपका विधायिका का इंटरफेरेंस होता है। और ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 50 आपको अगर याद आ रहा हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण की बात अनुच्छेद 50 भी करता है। जो न्यायपालिका है उसका वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया हुआ है, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय का। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो इसका वर्णन 214 से लेकर 231 तक में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 368 संबंधित है किससे? संविधान में संशोधन से संबंधित। तो अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो हम 368 के हिसाब से करेंगे।
केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह विधिक अधिकार है, यानी लीगल राइट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, यहाँ हमने बोला कि ये संवैधानिक अधिकार तो है, मौलिक नहीं है, ठीक है, और संवैधानिक में भी विधिक का अधिकार है। तो आपसे ऑप्शन अगर आया है संवैधानिक भी, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि संविधान में वर्णित है, और विधिक तो है ही है, यानी लीगल राइट तो है ही है। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में है? तो हमने देखा कि 7वीं अनुसूची जो हमने अभी देखी थी कुछ देर पहले, जिसमें 3 सूचियां दी हुई हैं, वह सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन उसी से संबंधित है, 7वीं अनुसूची से। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।